नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। शनिवार मोटिवेशन वाला विद नवीन नितिन में एक बार पुनः आपका स्वागत है और बहुत प्रसन्नता की बात है कि यू कैन कैच द रेस को भी वही प्यार मिला है जो इससे पहले के सारे एपिसोड्स को हमारे मिला। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर ये सब्जेक्ट जो था बहुत रेलेवेंट था जी। और आपने जिस तरीके से इस सब्जेक्ट को पकड़ा वो बहुत ही कमाल की बात थी। जी। तो मैं क्योंकि मतलब क्या बताऊं, मैं ओवरवेल्म्ड हूं कि लोगों ने इसको इतना पसंद किया। बहुत खुशी और की बात। तुमने सीरीज में 3 एपिसोड की घोषणा कर दी थी। जी। तो हमने 2 एपिसोड पे तो काम ऑलरेडी कर लिया है। तो आज हमारा कम से कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मोटिवेशन का तीसरा और आखिरी पर सबसे महत्वपूर्ण और मुझे लगता है कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये केवल कंपटीशन के लिए ही नहीं, तमाम उम्र में अगर सबसे अधिक कोई चीज महत्वपूर्ण है तो वो यही है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। पर मैं इस वर्ड मैनेजमेंट को चेंज करना चाहता हूं, यदि आप अनुमति दें। क्यों नहीं। मेरा मानना है मैनेजमेंट वर्ड टाइम मैनेजमेंट तब तक संभव नहीं है जब तक आप पर्सनल मैनेजमेंट नहीं करते। ओके। और पर्सनल मैनेजमेंट तब तक संभव नहीं है जब तक आप मैनेजमेंट का वास्तविक अर्थ नहीं जानते। मैनेजमेंट का वास्तविक अर्थ है टू ऑप्टिमाइज। आप किसी भी चीज को कितना ऑप्टिमम लेवल तक ले जा सकते हैं। एक ग्लास पानी से एक एक बूंद का सबसे बेहतर उपयोग यदि आपको करना आ गया तो आपको मैनेजमेंट करना आ गया, पानी का मैनेजमेंट। ऐसे ही जिंदगानी का मैनेजमेंट, और जिंदगानी का मैनेजमेंट होगा तो वक्त का मैनेजमेंट तो अपने आप ही हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक कहानी के साथ तैयार होंगे। मैं कहानी के बारे में तो इतना ही कह सकता हूं कि ब्रायन ट्रेसी एक बहुत बड़े मैनेजमेंट थिंकर हैं। काफ़ी सारी बुक्स उन्होंने मोटिवेशन पे लिखी है और ईट द फ्रॉग उनकी एक बुक हुई है, काफ़ी फेमस किताब है, बहुत फेमस। और उसमें उन्होंने जो टिप्स दिए हैं उनमें कुछ टिप्स के बारे में मैं बात करूंगा। और टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं एक ही बात कह सकता हूं कि जो आपने अभी कहा कि एक पानी के ग्लास में जो पानी की बूंदें हैं उनको आपने बेस्ट से बेस्ट कैसे इस्तेमाल किया, तो ये मान के चलिए कि जो आपका पूरा दिन है उसके जो 24 घंटे हैं वो भी एक पानी के ग्लास की तरह हैं जो हर रोज़ सुबह आपको मिल जाते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने उन 24 घंटों के मिनट्स और सेकंड्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। एकदम। तो आप सोते हैं, सोना चाहिए, खाना खाना चाहिए, दैनिक नित्य कर्म भी होंगे तो उसमें जो भी 8 घंटे 10 घंटे पूरे समय में लगने चाहिए वो बिल्कुल सही है। अब बचे हुए 14 घंटे जो हैं आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, आप कितनी देर रेस्ट करते हैं, आप कितनी देर काम करते हैं, और फिर काम के भी कई टाइप्स हैं। आप उसमें अपने पर्सनल लाइफ के हिसाब से अपने शौक, अपनी हैबिट्स और अपने हॉबीज़ के लिए क्या काम करते हैं, और आप अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए यानी कि जीविका उपार्जन के लिए क्या करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो हम हर रोज़ जो 24 घंटे की खजाना सुबह भगवान हमें देता है उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इस पे मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा कीमती हो जाता है। किसी ने कहा है कि जो आदमी मर रहा है उससे 1 सेकंड की कीमत पूछिए, 1 मिनट की कीमत पूछिए। तो जब आपके पास 25 अप्रैल एक एग्ज़ाम जो आ रहा है आपका रीट का, उसके लिए अब आपके पास मुश्किल से 20 दिन बचे हैं। 20 दिन अगर बचे हैं, मैं तो ये सोच रहा था कि इन 20 दिन में 24 घंटे हैं, 480 घंटे अब आपकी ज़िंदगी में उस एग्ज़ाम से पहले हैं। नेचुरली कुछ काम तो करने ही पड़ेंगे, सोना खाना दैनिक नित्यक्रम तो करने ही है। तो क्या आप इनमें 480 घंटे में से 200 घंटे या 250 घंटे या 100 घंटे ही, आप कितने घंटे तय करके चल पड़े हैं कि आप इस तैयारी को देने वाले हैं। और ये जो 200 घंटे मैं मान के चल रहा हूँ एक एवरेज, कि अगर ये 200 घंटे सही डायरेक्शन में, सही प्रकार से, सही सब्जेक्ट को पढ़ने में, उसकी रिवीजन करने में, रेलेवेंट चीज़ों को दोहराने में अगर आपने खर्च कर दिए, तो मैं ये सोच के चल रहा था 200 महीने या 300 महीने, कितने साल तक आपको उसका लाभ मिलने वाला है। तो घंटों की जो फसल है वो महीने काटेंगे और साल काटेंगे। एकदम सही कहा। एक बहुत छोटा सा चुटकुला याद आता है कि एक इंसान एक पार्क में बैठा था और कई घंटे तक बैठा रहा। लोगों ने देखा और उससे पूछा कि तुम्हें सुबह से लेकर शाम हो गई है, क्या कर रहे हो? तो हंसते हुए बोला,
इस वक्त ने मुझे बहुत बर्बाद किया है, आज मैं इस वक्त को बर्बाद कर रहा हूं। पर कहानी उल्टी है। आप यदि वक्त को बर्बाद करेंगे तो वक्त आपको छोड़ेगा नहीं, उल्टा वक्त आपको बर्बाद करेगा। आप वक्त को ऑप्टिमाइज करेंगे तो वक्त आपको ऑप्टिमाइज करेगा, आपकी जिंदगी को ऑप्टिमाइज कर देगा। तो हमारी आज की पहली टिप यही है, क्या आप अपने दिन को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पे ऑप्टिमाइज करते हैं? और जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो नींद भी प्रोडक्टिविटी है, मनोरंजन भी प्रोडक्टिविटी है, और खुद को ऊर्जा से भर लेना भी प्रोडक्टिविटी है। आप कितने प्रोडक्टिव हैं? आप जितने प्रोडक्टिव हैं, क्या वो आपका ऑप्टिमम है, या आज तक आपको पता ही नहीं है कि आपका ऑप्टिमम होने क्या वाला है? आपने अपने ऑप्टिमम को छू लिया है क्या? यदि आपने अपने ऑप्टिमम को छू लिया है तो आप जिस भी दिशा में जो भी प्रयास कर रहे हैं वो निश्चित सफल होगा। क्योंकि आप जब अपने ऑप्टिमम को छू लेंगे तो आपको एक बात और मालूम चल जाएगी कि आपके ऑप्टिमम से आगे आपके बहुत सारे ऑप्टिमम्स हैं। वो तो एक दरवाजा खुलता चला जाता है, एक लत पड़ जाती है और बेहतर होने की। क्या आपने और बेहतर होने की लत पाली है या नहीं? क्या आपने अपने आप को ऑप्टिमाइज किया है या नहीं? नहीं किया तो आइए आज मैनेजमेंट का पहला टिप यही पकड़ते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं और लत पालते हैं बेहतर होने की। बिल्कुल सही बात है। अभी चलो रीट का एग्ज़ाम तो बिल्कुल सिर पे आया हुआ था और लोगों की स्पेसिफिक डिमांड थी, तो मैंने 20 दिन 480 घंटे और ये हिसाब किताब समझाने की कोशिश की। लेकिन अगर आपका कोई एग्ज़ाम अभी कई महीने दूर है या आप अगले साल कोई बड़ा एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ज़रूरत आपको भी है कि आप अपने टाइम की वैल्यू को समझें। एकदम। और इसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एग्ज़ाम है उसके अगर कई चरण होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सिविल सर्विस है या हमारा RAS का एग्ज़ाम है, उसमें आप देखते हैं कि पहले प्रारंभिक परीक्षा जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद उस पर फिर मेन मुख्य परीक्षा होती है और फिर अंत में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है। तो अगर आपको दिखता है कि किन्हीं 2 चरणों के बीच में उस सिलेबस के हिसाब से मुझे टाइम कम मिलने वाला है, तो आपको पहली तैयारी उसी की करके रखनी चाहिए। अगर आपके प्रारंभिक परीक्षा में अभी 1 साल है तो आपको ये नहीं है कि आप पूरा 1 साल प्रारंभिक परीक्षा पे स्पेंड करेंगे, फिर आप प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बीच का जो समय है उसमें आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे और मुख्य परीक्षा के बाद रिजल्ट आने के बाद आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे। यहाँ पर ज़रूरी है ये देखना कि अगर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच में गैप काफ़ी कम है, जो कि नॉर्मली होता है, कम ही होता है, तो आपको उसकी तैयारी काफ़ी हद तक अभी करके रखनी चाहिए और प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बीच का जो समय होता है उसको ज़्यादातर रिवीजन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये स्ट्रेटजी होती है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ये तय कर लीजिए कि आप कौन सी परीक्षा दे रहे हैं, उसके कितने चरण हैं, उन चरणों के बीच में कितना टाइम गैप है और उन टाइम गैप में कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपकी पकड़ ज़्यादा है और किन में आपकी पकड़ कम है। अगर किसी विषय की वेटेज ज़्यादा है और आपकी पकड़ भी अच्छी है तो फिर आप कंफर्टेबल स्थिति में हैं। लेकिन अगर बाय द वे उल्टा है, यानी कि उस सब्जेक्ट की वेटेज ज़्यादा है जिस पर आपकी पकड़ कम है, तो समझ लीजिए थोड़ा सा संघर्ष है और आपको उसके लिए स्ट्रेटजी यही करनी चाहिए कि जब आप उस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें तो सबसे पहले आप उसकी ही तैयारी शुरू कर दें जिस पर आपकी पकड़ ढीली है। क्योंकि ब्रायन ट्रेसी ने ईट द फ्रॉग में यही कहा है कि जो सबसे मुश्किल है उसको सबसे पहले ख़त्म करो। और हमारी आदत क्या होती है, जो सबसे मुश्किल चीज़ है हम उसको थोड़ा थोड़ा अवॉइड करते रहते हैं, हम उससे थोड़ा दूर भागते रहते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा पोस्टपोन करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप सबसे पहले सबसे मुश्किल काम कर लेते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर आपको आज खाने में मेंढक खाना पड़ रहा है तो मेंढक को सबसे पहले खाओ, और अगर 2 मेंढक खाने हैं तो सबसे भद्दे वाले मेंढक को सबसे पहले खाओ। कमाल की बात है, कितनी सिंपल बात है, लेकिन मेरे ख्याल से मोटिवेट करने के लिए और समझाने के लिए बहुत बेहतरीन बात है। एकदम बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर जो टाइम का मैनेजमेंट है उसमें सबसे बड़ी समस्या हमें ये आती है कि बहुत सारा वक्त हम अनप्रोडक्टिव कामों में लगा देते हैं।
तो जो हमारी आज की दूसरी टिप है वो ये कि सदैव एक लिस्ट बनाइए, टू डू लिस्ट, और उसे बनाने के साथ साथ एक और लिस्ट बनाइए, नॉट टू डू लिस्ट। देखिए वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको आपकी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपका ध्यान भटकाती हैं। सबसे पहले तो मोबाइल ही है। मैं कहूँगा कि मोबाइल है। मोबाइल हमें हमसे दूर हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों से बात कराता है, जिससे हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी भी बिल्ट होता है। लेकिन वहीं उसी मोबाइल के जरिए जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, मैं कहूँगा सोशल मीडिया भी हमारी प्रिपरेशन में मदद कर सकता है। आपने गूगल किया किसी टॉपिक को और आपने उस पर पढ़ना शुरू किया, लेकिन गूगल तो एक सब्जेक्ट के ऊपर 10 लाख साइट खोल सकता है, और फिर उन साइट्स के बीच में अगर आप उलझ गए तो मुझे लगता है कि जिस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी आपको प्राप्त करनी थी, उससे आपको जितनी वेटेज मिलनी थी, अगर आपने उसके मुकाबले में टाइम ज़्यादा लूज़ कर दिया तो आप लूज, यानी कि आप उस चीज़ को ख़राब कर रहे हैं। वो आपके लिए सही सिचुएशन नहीं है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। आपने एक सब्जेक्ट से जो बेनिफिट हासिल करना था, अगर आपने वो बेनिफिट हासिल करने के लिए समय के रूप में बहुत सारी कॉस्ट खर्च कर दी तो आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। एकदम सही। और यहीं पर एक चीज और देखिएगा कि हम कितनी चीजों में अलग अलग तरीके से टाइम को वेस्ट करते हैं, टाइम को करेंसी की तरह मान के चलते हैं। आइए, और एक अंग्रेजी फिल्म आई थी, मुझे उसका नाम तो याद नहीं है, जिसमें वो टाइम को टाइम करेंसी की तरह यूज करते थे, एक दूसरे को टाइम दिया करते थे। बैंक भी टाइम का था और वो बैंक टाइम के बैंक को लूटते भी हैं आखिर में। तो अगर आप अपनी जिंदगी के टाइम के बैंक को बचाना चाहते हैं कि उसे कोई चोर उसमें चोरी ना करे, तो सबसे पहले अपने आप से प्रश्न पूछिए कि वो कौन कौन से चोर हैं जो मेरे समय को चुराते हैं। Who steals my time? इतनी फेमस किताब हुई। आपको सिर्फ क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है उन चीजों की जो आपके वक्त को बर्बाद करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं, एक पूरी रिसर्च चल रही है आजकल यूरोप में और अमेरिका में कि जो नई जनरेशन आ रही है वो बिना सोशल मीडिया साथ में चलाए अपना ऑफिशियल वर्क तक नहीं करती है। एक डिटॉक्स प्लान चला रहे हैं वो कि आपको सोशल मीडिया से डिटॉक्स कैसे कराया जाए। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, पर कब? जब आप पढ़ाई के बाद एक ब्रेक ले रहे हो। वरना तो फेसबुक कई बार खुद आती है, हाथ जोड़ती है, कहती है मेरे पास नया कुछ नहीं है दिखाने को, मुझे और स्क्रॉल मत करो। पर मालूम चलता है हम स्क्रॉल करते रहते हैं, बिना पिंग हुए हम व्हाट्सएप को 15 बार चेक करते रहते हैं। तुम्हें पता है कि फेसबुक के बारे में एक बड़ा अच्छा जोक है लो जी, कि वो है, किसी ने पूछा कि फेसबुक और एक ठीक ठाक से आदमी के रेफ्रिजरेटर में क्या समानता है। उसने कहा कि हम उन्हें खोल खोल के देखते रहते हैं जबकि पता है कि इसमें कुछ नहीं है। एकदम सही। तो एक टू डू लिस्ट बनाइए और एक नॉट टू डू लिस्ट बनाइए। जब आप टू डू लिस्ट बना रहे हो तो जो आपने मेंढक खाने की बात कही थी, इसी को एक और सरल भाषा में अपने पास बताइए। या तो मेंढक लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए बिटर पिल। वो क्या है जिसे करने से आप सबसे ज्यादा बचते हैं? अपनी टू डू लिस्ट में सबसे पहले सबसे ऊपर वही रखिए, क्योंकि आप जब दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो आप सबसे अच्छी ऊर्जा के साथ हैं। उस समय सबसे मुश्किल काम करने के लिए आप सबसे ज्यादा तैयार होंगे। तो अपनी टू डू लिस्ट में मेंढक खाने का कार्यक्रम सबसे पहले रखिए। जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा नफरत है या जिसे आप सोचते हैं कि इसको करने में मुझे कुछ ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे या इसको करने में तो मेरे दिमाग का दही होने के चांसेस हैं, तो मेरी सलाह है, हमारी सलाह है कि आप सबसे पहले उसको निपटाइए। अगर आपने एक बार उस काम को कर लिया, फिर आप देखिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाएगा। ये आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है मेरे पास, जबकि वो एनर्जी इस चीज़ से आ रही है कि आपने सबसे पहले सबसे मुश्किल और सबसे दुष्कर चीज़ को अचीव करके रख दिया। एग्जैक्टली, एकदम सही कहा। और यहीं पर जो सेकंड है हमारा, इसमें एक चीज जोड़ते हैं। आइए, सबसे ज्यादा जो एक कॉमन स्टूडेंट है उसका ये प्रॉब्लम है कि उसका फ्लो नहीं बनता पढ़ने का। वो सोचता जरूर है, वो रजिस्टर के पीछे के पेज जिन पे न जाने कितने असंख्य टाइम टेबल बनते हैं और उसके बाद वो टाइम टेबल बनकर समाप्त हो जाते हैं। कितनी बार वो वादा करता है अपने आप से कि मैं
कल से तो 8 घंटे पढ़ना शुरू करूंगा, पर वो कल कई बार 1-1 महीने 3-3 महीने नहीं आता है, और जब वो कल आता है तो मालूम चलता है आप पर प्रेशर बनना शुरू हो गया है। तो क्या करें, एक बहुत छोटी सी आदत डाल लें। एक आदत शब्द को अंग्रेजी में सुनिए, इसकी अंग्रेजी है हैबिट। जरा ध्यान से सुनिएगा, हैबिट। जरा आखिर के 3 शब्दों को पकड़िए, बिट, बिट। तो बस यही पकड़ लीजिए, अ बिट एंड इट बिकम्स अ हैबिट। हैबिट खुद कह रही है बिट बिट शुरू कर दो, मैं तो तैयार हूं बनने के लिए। आपका फ्लो इसलिए नहीं बनता बिकॉज आप वो जो 15 मिनट आप पढ़ पाए उसकी इज्जत नहीं करते हैं। अगर आप 15 मिनट भी पढ़ पाए तो जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, राइट शोल्डर को खाना खिलाइए। ये मत देखिए आप क्या नहीं कर पाए, ये देखिए आपने क्या अचीव किया। अच्छा आज 15 मिनट पढ़ा, गुड, मैं अपने आप को और आगे लेके जाऊंगा। हैबिट क्रिएट कीजिए फ्लो के लिए कि मैं कुछ ना कुछ जरूर पढ़ूंगा। एक भी दिन ऐसा ना हो जो जीरो प्रोडक्टिविटी के साथ जाए। अपनी प्रोडक्टिविटी को मेजर जरूर कीजिए, एक चार्ट बनाइए और देखिए आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है कि नहीं। जिस दिन आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है उससे अगले ही दिन अपने आप को याद दिलाइए कि मैं एक ऐसी रेस में भाग रहा हूं जो एक एक तिनका इकट्ठा कर कर बहुत बड़ा खजाना इकट्ठा करने वाली है। तो एक दिन तिनका कम इकट्ठा हुआ, कोई बात नहीं, अगले दिन तिनकों को बढ़ा दीजिए, अ बिट एवरी डे, एंड आपको पता ही नहीं चलेगा कब में हैबिट बन जाएगी। इसी को साइकोलॉजी में और साइंस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहा जाता है। यदि मैं आज 1 घंटा पढ़ लूं, कल 1 घंटा 15 मिनट पढ़ लूं, तो धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो 1 घंटा या 15 मिनट जो हैं वो बढ़कर 8 घंटे तक पहुंच जाएंगे। हैबिट अपने आप बनेगी, फ्लो अपने आप आना शुरू हो जाएगा। टू डू लिस्ट बनाइए, नॉट टू डू लिस्ट बनाइए। ये हमारी आज की दूसरी टिप। यंगस्टर्स को जो आपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाली बात की वो समझाना इसलिए आसान हो जाएगा कि आजकल के यूथ जो हैं वो जिम वगैरह जाते हैं एकदम, और बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो कम से कम मॉर्निंग वॉक वगैरह पे जाके अपने आप को मेंटेन रखने के प्रयास करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब पहले दिन आप वॉक पे जाते हैं और आप 1 किलोमीटर को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं और धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते जाते हैं और फिर 4-5 किलोमीटर की आप वॉक करने लगते हैं, कुछ आप रनिंग भी करने लगते हैं, और जिम में आप जाते हैं तो पहले आप कितने बेंच प्रेस करते हैं, धीरे धीरे आप उनकी संख्या को बढ़ाते जाते हैं। तो पहले दिन जिस आदमी को जिम जाने में इतनी ज़्यादा कॉफ हो रही होती है उसको उस वर्कआउट में मज़ा आने लगता है। तो इस तरह के आपको ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पर आप एक प्रोसेस को शुरू करते हैं और धीरे धीरे उसको एंजॉय करने के साथ साथ उसमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। इस तरह की सेम चीज़ आपकी पढ़ाई के साथ भी होना संभव है। अगर आप चाहें तो आपकी पढ़ाई के साथ भी आप 15-15 मिनट, आधा घंटा जोड़ते जाइए और फिर आपकी सीटिंग बन जाएंगी। वैसे मैं फिर ये कहूँगा, यदि आप लगातार 2 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ पाते हैं तो कोई गुनाह नहीं है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन मैं केवल ये ऐड ज़रूर करना चाहूँगा कि प्रतिदिन का काम आपका बिल्कुल डिसाइड होना चाहिए कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पे आज दिन लगाने वाला हूँ। बल्कि मैं तो कहूँगा कि अगर 20 दिन बचे हैं किसी एग्ज़ाम में तो आपको अपने 20 दिन का जो स्केड्यूल है वो आज ही बनाना है कि 20 दिन में मैं इतने घंटे अगर पढ़ूंगा तो इसमें से इतने घंटे मुझे अपने सब्जेक्ट को देने हैं, इतने घंटे मुझे संस्कृत या इंग्लिश को देने हैं, इतने घंटे मुझे गणित को देने हैं और इतने घंटे मुझे हिंदी को देने हैं। और उसके बाद आप देखिए कि हिंदी में तो मैं कम समय में भी काम चला लूँगा, तो मैं ये लास्ट के 5 दिन या 7 दिन पढ़ लूँ या मैं डेली 1 घंटा ही पढ़ लूँ हिंदी। मेरा संस्कृत काफ़ी ठीक है लेकिन मैं इसको 7 दिन पढ़ूंगा, लास्ट के 3-3 घंटे। यानी कि ये आपको देखना है, मैं तो केवल आपको एक तरह से हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। गणित है, मुझे कमजोरी है या मुझे दोहराना है और इसके थोड़े सवाल भी ज़्यादा आएंगे तो मैं परसेंटेज के सवालों में, काम समय के सवालों में थोड़ा कमज़ोर हूँ तो मैं दिन में 2-2 घंटे इसकी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो यानी कि अगर आपने 10 से 12 घंटे प्रतिदिन पढ़ने का निर्णय लिया है तो 20 दिन के प्रोग्राम को ऐसे डिवाइड कर दीजिए कि आपको 22 तारीख को ये पछतावा नहीं होने लग जाए कि यार 2 दिन बचे हैं और ये सब्जेक्ट को तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया। फिर ये स्ट्रेटजी आपकी जो है, फिर आप वो 20 दिन आपको वापस नहीं मिलने वाले हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक भी बहुत ज़्यादा इस तरह की प्लानिंग नहीं की है, मैं कह रहा हूं कि ये 20 दिन का कैप्सूल क्रैश कोर्स भी आपको कई लोगों से ज़्यादा सफलता दिलवा सकता है। एक शेर हो जाए? हाँ, क्यों नहीं। जो करते हैं इसे बर्बाद, जो करते हैं
इसे बर्बाद, ये वक्त उन्हें बर्बाद करता है। वाह। तो आप मत कीजिएगा इसे बर्बाद। आइए एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले अपने आप को ऑप्टिमाइज करिए। मैनेज का मतलब है टू ऑप्टिमाइज, और खुद को बेहतर करने की लत पाल लीजिए। दूसरा, टू डू लिस्ट बनाइए और साथ साथ नॉट टू डू लिस्ट बनाइए। देखिए कौन कौन सी चीजें आपको आपकी पढ़ाई से भटकाती हैं। नॉट टू प्लान इज टू प्लान टू फेल। तो आप ऐसा ना करें कि आप प्लान ना करें, आप जो अपना स्केड्यूल बनाएं, रोज कागज पेन से अपना स्केड्यूल बनाएं और अपने आप को टारगेट दें कि हाँ मैं ये करूंगा, और खुद में विश्वास दिलाएं कि मैं कर सकता हूं। और आइए अब थर्ड पे आते हैं, जो सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा हत्यारा, टैलेंट का सबसे बड़ा हत्यारा अगर कोई है तो उसे कहते हैं अंग्रेजी में प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर हिंदी करें तो टालने की प्रवृत्ति। टाल दो, हाँ कर लेंगे, हाँ कर लेंगे। कहीं आप भी तो रॉकेट फिलॉसफी पे नहीं चलते हैं? जैसे रॉकेट तब उड़ता है जब एकदम लास्ट में सेट ऑन फायर होने पे, जब उसमें आग लगा दी जाती है तब वो उड़ता है। हम में से अधिकतर लोग भी अपने जीवन को रॉकेट बना डालते हैं। इसीलिए तनाव और लगातार अपनी पोटेंशियल के आधे पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। कितनी चीजों को आप टालते रहते हैं। कभी वो मुश्किल है इसलिए टाल देते हैं, और कभी आपको पता ही नहीं चलता कि टालना आपकी आदत का हिस्सा बन चुका है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 98% पीपल कभी ना कभी अपने जीवन में प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टालने की आदत के कारण अपने जीवन का जो ऊंचाई है उससे नीचे रह जाते हैं। कौन है ये 2% लोग? एक रिसर्च की गई, रिसर्च तो आपके फील्ड की थी, इकोनॉमिक्स की, पर वो सबसे ज्यादा यूज होती है आज की तारीख में मैनेजमेंट में। उसे बोलते हैं पैरेटोज लॉ, 80-20 का लॉ, कि 80% जो काम आप करते हैं वो डेडलाइन से पहले के 20% टाइम में होता है। अब इसका रिवर्स समझ लीजिए कि आपकी 20% टाइम में तो आप 80% काम कर रहे हैं, यानी कि 80% टाइम में आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी कम होती है कि आप केवल 20% अचीव कर पाते हैं। इस बात को स्टूडेंट से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता जो कि एडमिशन लेने के बाद जनवरी तक इंतजार करते हैं कि मार्केट में कोई पासबुक आएगी और फिर वो उस पासबुक में से रट्टे लगाएंगे और 1 महीने के अंदर, अरे 1 वीक सीरीज आती है, आपको सुन के हैरानी होगी, 1 वीक सीरीज। अच्छा, अभी 2 मिनट सीरीज नहीं आई क्या कोई? मुझे लगा था 2020 आएगी, 2020 आ जाएगी, 2 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2020 आ जाएगी, 1 डे सीरीज आ जाएगी। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि पूरे साल की पढ़ाई फिर क्यों होती है इस देश में? अगर आपको 1 दिन या 7 दिन में पढ़ा के लोगों को ग्रेजुएशन करा देनी है या कोई भी एग्जाम पास करवा देना है, शुक्र है भगवान का कि फोक आर्ट की या हवाई जहाज उड़ाने की ये गाइड नहीं आती, वरना हम सब लोग भी अनसेफ हो जाते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि शॉर्टकट से बचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको, मैं फिर ये दोहराऊंगा कि अगर स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है तो कुछ चीज़ें आप कभी नहीं सीख पाएंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लें। इसीलिए स्कूल कॉलेज के समय की चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। बेसिक से पढ़ेंगे तो कभी भी फेल नहीं होंगे। जो अपने घरों में रह के छोटे छोटे कस्बों से और गांव से सफल हुए हैं बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए हुए, उनका राज यही था कि उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ उस सब्जेक्ट को धीरे धीरे आत्मसात किया, रादर देन की जो आपने कहा रॉकेट टेक्नोलॉजी से पढ़ना। एकदम। तो आप प्रोक्रेस्टिनेट तो नहीं करते हैं, आप टालते तो नहीं हैं। फिर ध्यान रखें, ये फितरत में आ जाता है। पहले विचार में आता है कि चलो टाल दो। जब विचार में आप उसे नहीं सुधारते हैं तो एक्शन में आने लगता है। जब एक्शन में नहीं सुधारते तो आदत में आ जाता है, और जब आदत में नहीं सुधारते तो फितरत में आ जाता है। कहां से सुधार शुरू करना है? विचार से शुरुआत करना है। विचार में भी टालने को नहीं लाना है। अपने आप को बताना है कि करना तो मुझको ही पड़ेगा। आज करूंगा तो भी मैं ही करूंगा, और मैं लास्ट में करूंगा तो भी मैं ही करूंगा। आज करूंगा तो तनाव रहित करूंगा, आनंद के साथ करूंगा, और अगर अंत में किया तो तनाव सहित करूंगा, आनंद रहित करूंगा,
और जितना कर सकता था मेरी उड़ान आधी रह जाएगी। यदि मुझे अपनी उड़ान को रोकना है तो मुझे टालने की प्रक्रिया को विचार में ही रोकना होगा, विचार आते ही उसे काटना होगा। अब हम चाहें तो कुछ ऐसी टेक्निक्स की बात कर सकते हैं जो टाइम मैनेजमेंट में आजकल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। जैसे एक है टमाटर टेक्निक, मैं जानबूझ के उसका हिंदी नाम बता रहा हूँ, पोमोडोरोज होते हैं, स्पेनिश नाम है पर आजकल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं लोग इसे। क्या है वो? कहते हैं सबसे बड़ी समस्या जो है हमारी वो क्या है? अगर आपसे पूछो आपका एग्जाम कब है तो आप कहेंगे 5 दिन बाद। गलत गणना तो गलत निर्णय और गलत ही एक्शन होने वाले हैं। 5 दिन नहीं है आपके पास। जरा देखिए तो घंटे कितने बचे हैं। जो आपने इतना सुंदर बताया शुरुआत में कि 400 कुछ घंटे, कितने घंटे बताए थे? 480, मैंने कहा 20 दिन है तो 480 घंटे। पर जितने घंटे आप बहुत लिबरल थे उतने घंटे नहीं है। उसमें से सोने के घंटे निकाल दीजिए, उसमें से खाने के घंटे निकाल दीजिए, तो आप ताज्जुब कर जाएंगे। एक सिंपल कैलकुलेशन आपको बता देता हूं। आपको जब भी कभी लगे मेरे पास इतना वक्त है, उसका आधा कर लीजिए। वास्तव में आपके पास उसका आधा वक्त होता है जो आपका दिमाग आपको बताता है, क्योंकि आपका दिमाग आपको बेवकूफ बनाने के लिए यह बताता है कि आपके पास बहुत वक्त है और आप उसमें अटक के रह जाते हैं। तो सबसे पहले वक्त की सही गणना शुरू कीजिए। उसके बाद टमाटर टेक्निक अपनाइए। क्या है टमाटर टेक्निक? अपने सारे समय को आधा आधा घंटे के स्लॉट्स में बांट लीजिए और आधा आधा घंटे के चाइम या अलार्म लगा लीजिए और अपने आप से पूछिए 25 मिनट होने के बाद मैंने जो पढ़ा उसे या तो मैं 5 मिनट रेस्ट करूंगा, 5 मिनट ना वो रिचार्ज कीजिए, 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट आंख बंद कर कर विजुलाइज कीजिए कि आपने क्या पढ़ा था। वो रेस्ट भी हो गया और आपका रिवीजन भी हो गया। फिर अगले आधे घंटे के साथ ये कीजिए। अपने सारे दिन को आधा आधा घंटे की प्रोडक्टिविटी इसमें टमाटरों में बांट लीजिए और देखिए आप टमाटर की कितनी खूबसूरत चटनी बनाते हैं और जिंदगी कितनी रंगदार बन जाती है। सफलता कितने आराम से आपके पास आ सकती है, तनाव के बिना। मैं यहाँ पे नितिन, जो आपने आधे आधे घंटे के स्लॉट की बात की है, इसमें मेरी तरफ से मैं ये सजेशन ऐड करना चाहूँगा कि जो घर में रह के तैयारी कर रहे होते हैं तो उन लोगों को ये लगता है कि घर वालों के साथ अगर मैं ज़्यादा बात करूँगा, अगर मैं घर वालों के साथ बैठ के टीवी देखूँगा, अगर मैंने नेटफ्लिक्स या अमेज़न पे या किसी चैनल पे कुछ फिल्म या कोई एपिसोड देख लिए, या मैंने दोस्तों के साथ थोड़ी देर वीडियो चैट कर लिया, तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं क्या करूँ? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप अलूफ अलोन होके सोच रहे हैं कि मैं कोई सक्सेस में चला जाऊंगा, नहीं। ये जो दिमाग है इसको थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो लगातार एक काम करने से बचिए। अगर आप लगातार 8 घंटे बिना किसी चीज़ के पढ़ रहे हैं और आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी हैं, वो आप हो सकते हैं। मैं ये डिनाई नहीं करूँगा कि दुनिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं होते, लोगों ने बहुत तरह के रिकॉर्ड कायम किए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर आपने अपने शेड्यूल को, जो आपने जब इसको पूरी तरह से बना रहे थे और आपने उसमें डाल दिया कि मैं दोपहर को 1 घंटे सोऊंगा, उसके बाद मुझे 1 घंटे दोस्तों के साथ मिलने जाना है, शाम को मुझे ये फिल्म या मुझे ये चीज़ देखनी है, 1 घंटे के 2 पार्ट्स में फिल्म देखना चाहता हूँ या 1 घंटे का कोई एपिसोड देखना चाहता हूँ किसी चीज़ का, तो आप तय कर लीजिए। सोशल मीडिया पे मैं 9:30 से 10 के बीच में चैट करूँगा या ये भी मुझे करना है। ये सब चीज़ों को आप अपने उसमें इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। तो मान लीजिए 4 से 5 घंटे आपने इन चीज़ों के लिए डाल भी दिए, लेकिन प्योर 8 से 10 घंटे निकल रहे हैं आपकी पढ़ाई के लिए। मुझे इसमें कतई कोई बुराई नज़र नहीं आती। अगर आप ये चीज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए आपकी फेवरेट कोई चीज़ चल रही है, घर में कोई फेवरेट फिल्म देखी जा रही है या कुछ और चीज़ है, और आप कह रहे हैं नहीं नहीं, आप दिल पे पत्थर रख के कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो स्टडी कर रहा हूँ, तो याद रखिए उस समय जब आप स्टडी कर रहे हैं आपका ध्यान, वो बंदर का एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम दिया था, तो वो आपका ध्यान उसमें ही रहेगा और जिस तरह की प्रोडक्टिविटी आप उस समय उम्मीद कर रहे होंगे वो आपको नहीं मिल पाएंगी। आपको बाद में लगेगा यार इस 1 घंटे में मैं कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। आपने कई बार महसूस किया होगा, हम अपने सामने किताब खोल लेते हैं और उस किताब को खोलने के बाद हम उस किताब में लगातार देख रहे होते हैं और फिर कुछ समय बाद देखते हैं कि हम तो वही हैं। तो ऐसा हो रहा होता है। रीज़न इसके पीछे सीधा सा ये है कि आपने एक गलत समय को चूज़ किया उस पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ने के लिए। और एक ही सब्जेक्ट को एक ही दिन लगातार पढ़ने की भी मैं सलाह नहीं देता। अगर आपको 3 या 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि 3-4 सब्जेक्ट का एग्जाम होना है आपका, तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप उसको भी दिन में डिवाइड करें। इससे आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा और एक वेरिएशन बनी रहेगी। बिल्कुल,
एकदम सही कहा आपने। तो तीनों चीज़ों का ध्यान रखें, ऑप्टिमाइज करें, और याद रखें ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है आप रेस्ट भी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, मनोरंजन भी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, और रिफ्रेशमेंट भी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सफलता की कामना के साथ। थैंक यू। थैंक यू।